तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आए असदुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पर जम करके हमला बोला है। जहां उन्होंने एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ने के मुद्दे पर जम करके खिंचाई की है। शनिवार को पूर्णिया के बायसी और डगरुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 22 सालों तक बीजेपी का साथ दिया और आज मुझे बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। इस बार ओवैसी के निशाने पर भाजपा से ज्यादा सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव रहे। जहां ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के 4 विधायकों को लालू के बेटे ने खरीद लिया, लेकिन सीमांचल के साथ न्याय नहीं हुआ। पूर्णिया में दोनों ही पार्टी की रैली हुई, लेकिन सीमांचल के विकास को लेकर के कुछ भी नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि सीमांचल के विकास का मुद्दा सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। इस संबोधन के बाद वे अमोर प्रखंड के खारी घाट में जनसभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने एआईएमआईएम के 5 विधायकों को जिताया, लेकिन क्या हुआ आप सबने देखा। उनमें से 4 विधायकों को दौलत की बदौलत खरीद लिया गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उनके मंसूबे को मैं कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि यूपी में काबा फेम चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा कि वे भाजपा विरोधी नहीं हैं। केंद्र और यूपी समेत कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, इसीलिए उनसे सवाल करती हूं तो फिर मुझे विरोधी मान लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि सवाल तो सत्ता में बैठे लोगों से ही पूछा जाएगा, विपक्ष से क्या पूछना जो खुद पस्त है। लोग मुझे अस्थायी विपक्ष के रूप में देख सकते हैं। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि कवि, लेखक और फिर कलाकार को विपक्ष की भूमिका में होनी चाहिए। इस भूमिका को निभा रही हूं। जब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने के कारण ही मुझे भाजपा विरोधी दलों का एजेंट कहा जाता है, विपक्ष के फॉर्मेट में मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिहार की नीतीश, पश्चिम बंगाल की ममता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार से गीतों के माध्यम से सवाल नहीं किया। इन सरकारों को भी मेरा सवाल ठीक नहीं लगता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया में यूट्यूबर मनीष कश्यप पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मनीष कश्यप जर्नलिज्म और चंदा इकट्ठा करने के नाम पर पैसे की उगाही की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप बीजेपी के इशारों पर काम किया है, जिससे राजनीतिक लाभ ले सके। पप्पू यादव मनीष कश्यप पर हमला करते हुए उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप से दिव्यांश नामक बच्चे को लेकर के मेरे पास मदद के लिए पहुंचा था, तभी मेरी उससे पहली मुलाकात थी। जहां उस समय मैंने मनीष को बच्चे की मदद के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। दिव्यांश बच्चे के नाम पर मनीष और भी कई लोगों से चंदा इकट्ठा किया, लेकिन पूरा पैसा बच्चों के परिवार वालों को ना देकर के अपने पास रख लिया। तमिलनाडु प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के कहने पर किया गया है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। दोस्तों बात करेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में इलाके में मौसम का मिजाज कल बदल गया। अहले सुबह में गर्जन के साथ बारिश से अधिकतम तापमान में 6 डिग्री गिरावट आ गई। तापमान में गिरावट से मौसम ठंड हो गया। दिन भर आकाश बादलों से ढका रहा और फिर दिन भर बारिश के आसार बने रहे। मौसम के बदले मिजाज के कारण आम लोगों के जनजीवन पर भी आंशिक असर देखा गया। जब सुबह के समय 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के कारण ठंडा का एहसास हुआ, जिससे लोग बिछावन में दुबके रहने को मजबूर रहे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री होने की बात कही गई। इधर हल्की हवा के साथ हुई बारिश के कारण गेहूं की फसलों को नुकसान होने से किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें देखी गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की सियासत में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी से हलचल तेज हो गई है। हाल ही में कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसके सियासी अर्थ भी खोजे जा रहे हैं।
दरअसल बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भवन निर्माण अशोक चौधरी ने नालंदा में एक बयान दिया जिसकी बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी जदयू की तरफ से चलाए जा रहे भीम चौपाल के लिए नालंदा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बीजेपी कहती रही है कि राज्य सरकार ने हिंदू के लिए ये नहीं किया, मुस्लिमों के लिए वो किया, लेकिन जो मुस्लिम है उन्हें सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। जहां अशोक चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान लंदन अमेरिका से नहीं आए हैं, सब हिंदुस्तान के ही हैं और दलित हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत छुआछूत में फंस गए, जब तब कुछ लोग मुसलमान और कुछ बुद्धिस्ट बन गए। अशोक चौधरी कहते हैं कि यही नहीं, देश में 90% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, यानी कि देश में हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम रहते हैं 90% हिंदू से मुस्लिम बने हैं। जी हाँ, बीजेपी वाले यही सब करके हवा पानी बनाते रहते हैं और फिर माहौल खराब करते रहते हैं जिससे उन्हें वोट मिल सके। वहीं मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर बीजेपी नेता और विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने कहा है कि मंत्री अशोक चौधरी जो कह रहे हैं कि 90% मुस्लिम हिंदुस्तान में कन्वर्टेड हैं, सिर्फ 90% ही क्यों, 99.99% मुस्लिम हिंदू हैं जो सनातन धर्मों को मानने वाले हैं। इसीलिए हम तो आग्रह करेंगे कि सभी लोग मिलकर के सबकी घर वापसी का कार्यक्रम चलाएं, ये सबसे अनोखा कार्यक्रम होगा। ये कहना है बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के कई इलाकों में देर रात हुई बारिश के साथ तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल तबाह और बर्बाद कर दी है। खास करके गेहूं और फिर आम को इससे काफ़ी क्षति पहुंची है। किसानों का कहना है कि खेती में गेहूं की फसल पूरी तरीके से तैयार थी, बारिश और ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान हुआ है। जब किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, जब वैसे कृषि विभाग की ओर से किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार किसानों की सहायता पर विचार करेगी। जब सरकारी नियमों के तहत कम से कम 33% से अधिक का नुकसान होने के बाद ही किसानों को मिलने वाले मुआवजे का प्रावधान है। किसान सोच रहा है कि आखिर करे तो करे क्या, या क्या आत्महत्या कर लें। हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि किसान के साथ क्या हो रहा है। किसान के साथ अनर्थ हो रहा है। अचानक बारिश, पानी के साथ ओला भी गिरा है, गेहूं का फसल और फिर आम का मंजर भी तबाह और बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, किसानों का कहना है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि किसान के साथ क्या हो रहा है, किसान के साथ अनर्थ हो रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे कि अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में सीमांचल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला कायम रखा। जहां अब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के कहा है कि नीतीश ने पहले नरेंद्र मोदी से निकाह किया, फिर ट्रिपल तलाक देकर के तेजस्वी से वलीमा कर लिया। ये कहना है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। रविवार को किशनगंज से पहले शनिवार को ओवैसी पूर्णिया में थे। यहां उन्होंने जनसभा में मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने AIMIM के 4 विधायकों को राजद के साथ मिलकर के दौलत के दम पर खरीद लिया, लेकिन इससे ओवैसी कमजोर नहीं होगा। तो दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंडिया टुडे कनक्लेव में अपने संबोधन में लंदन में राहुल गांधी के लोकतंत्र पर दिए गए बयान पर बिना उसका नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हमारे लोकतंत्र और फिर लोकतांत्रिक संस्थानों की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे हमारे लोकतंत्र पर हमला करते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत जो कुछ हासिल कर रहा है उसके पीछे हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की शक्ति है। दुनिया आज देख रही है कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार निर्णायक फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर के आश्वस्त हो, तो फिर इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। जब उन्होंने कहा कि अब हम जानते हैं कि सबके कहीं पर भी शुभ होता है तो फिर काला टीका लगाने की परंपरा होती है। आज देश में इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा उठा लिया है, इसलिए ताकि नजर ना लग जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 से पहले हेडलाइन होती थी कि इस सेक्टर में इतने लाख करोड़ का घोटाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी। आज क्या हेडलाइन होती है? भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए। जब सड़कों पर उतरे, मीडिया ने पहले घोटालेबाजों की खबरें दिखाई, जहां दिखा करके खूब टीआरपी बटोरी। आज मीडिया के पास अवसर है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई दिखा करके टीआरपी बढ़ाएं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पिता बनने की खबर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। इधर लोग भी तेजस्वी यादव को बधाई देना शुरू कर दिया। हालांकि सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि तेजस्वी की धर्मपत्नी दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में है। लालू की बेटी डॉक्टर मीसा भारती ने अपने भाई तेजस्वी यादव को संतान के जन्म की सूचना अधिकारित रूप से दिए जाने की बात कही है। सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब कभी आप सबके बीच आशीर्वाद और फिर दुआओं की से पापा बनेंगे तो फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ आप सभी खुशियां साझा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अपनी खुशी को और शुभकामनाओं को रोक करके रखिए। एक बार भाई पिता बन जाएगा, सब मिलकर के खुशियां और प्यार बांटेंगे। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर सोशल मीडिया पर पिछले एक सप्ताह से तेजस्वी यादव को पुत्री रत्न प्राप्त की सूचना बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जैसे जैसे लोगों तक ये सूचना पहुंच रही है, ठीक वैसे वैसे सभी तेजस्वी यादव को बधाई और फिर शुभकामनाएं देने लगे हैं। हकीकत तो है कि अभी वे पापा नहीं बने हैं, जहां उनकी पत्नी दिल्ली में डॉक्टर की देखरेख में है। ये जो भी खबर वायरल किया जा रहा है, ये सरासर गलत है, फेक है, भ्रामक है। जहां इन खबरों पर आप विश्वास ना करें, यही ठीक रहेगा। दोस्तों, बात करेंगे कि कभी गैस चैम्बर समझने वाले दिल्ली की स्थिति प्रदूषण के मामले अब बिहार से काफ़ी बेहतर हो गई है। जब शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली में जहां औसत AQI 184 था, वहीं पटना में ये आंकड़ा 279 रहा। जब पटना में शनिवार को सबसे प्रदूषित इलाका मुरादपुर रहा। जहाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रात 10 बजे के आंकड़े के मुताबिक यहाँ का AQI लेवल 389 दर्ज किया गया है। मेट्रो और डबल डेकर पुल बनने के कारण इस इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। यह DRM कार्यालय के पास का AQI 268 था, जहाँ यहाँ वायु प्रदूषण का मुख्य कारण PM 2.5 था। जहाँ पटना सिटी इलाके का AQI 230 था। तारामंडल के पास का AQI 242 दर्ज किया गया। तो फिर राजवंशी नगर में AQI 210 और फिर समनपुरा इलाके में AQI 298 रहा। आपको बता दूं कि बिहार में वायु प्रदूषण काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। बिहार की कोई ऐसा शहर नहीं है जो स्वच्छ हो। जहाँ सभी शहर वायु प्रदूषण के चपेट में हैं, जहाँ लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, बात करेंगे कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के तीखे बोल से हर कोई वाकिफ है, जानता है। तेलंगाना से बाहर हुए पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बिहार में कामयाबी मिली है। हालांकि उनके अपने विधायक अपने ही नहीं रहे, जब वे तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इन सब के बीच बिहार की सियासत पर टिप्पणी करते हुए बताया गया है कि नीतीश कुमार को देश के किस रूप में याद करेगा। जब पूर्णिया में ओवैसी ने एक तरफ खुद के बारे में मुस्लिम परस्त होने से इनकार किया, लेकिन नीतीश के बारे में कहा गया है कि वे खास समाज और फिर सोच से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब बीजेपी का विरोध वे सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी को उन्होंने फलने फूलने में मदद की है, लेकिन क्या ओवैसी इस तरीके की बातों को कहकर सिर्फ कहने के लिए विरोध की बात कर रहे हैं या फिर वास्तव में उनकी बातों में दम है? असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया में कहा कि भारत में लोग और इतिहास में नीतीश कुमार को बीजेपी को मजबूत करने के रूप में याद करेगा। गुजरात जब जल रहा था तो वे रेल मंत्री थे। अगर वे समझते कि AIMIM सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है तो वो कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ बातों से बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते, जो भाषा बोलते हैं उसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी करिए। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? नीतीश कुमार का रुख लालू प्रसाद के मामले में साफ क्यों नहीं रहा? नीतीश कुमार आखिर किस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे कड़े अंदाज में बीजेपी की मुखालफत करेंगे? दोस्तों, बात करते हैं कि छपरा से भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी अब बिहार की मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने पार्टी से अलग अलग अपना बयान छोड़ दिया है। एजेंडा 2025 मुहिम के जरिए हुए बिहार के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। जब शनिवार को मुजफ्फरपुर में उनके एजेंडा 2025 मुहिम ने यह साफ कर दिया है कि उनकी निगाहें कहां हैं।
जी हाँ, वैसे तो राजीव प्रताप रूडी ने करीब 2 महीने पहले अपना अभियान एजेंडा 2025 शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत वे बिहार के हर जिले में जाकर के लोगों को बताने वाले हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एजेंडा क्या होना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी कुछ जिलों का दौरा भी कर चुके हैं, जब अब उनका अपना एजेंडा क्लियर होने वाला है। शनिवार को मुजफ्फरपुर में अपने कार्यक्रम एजेंडा 2025 में मीटिंग करने पहुंचे राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों ने जम करके नारेबाजी की। नारा था, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, राजीव प्रताप रूडी जैसा हो। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में कल देर रात खूब बिजली चमकी, बादल गरजे और जमकर बारिश हुई। पटना समेत पूरे बिहार के मौसम में 3 दिनों तक बदलाव की कोई भी आसार नहीं है। 3 दिनों के दौरान बिहार में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा, मेघ गर्जन और फिर बिजली चमकने के आसार हैं। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रहने के आसार हैं। बिजली चमकने के साथ वर्षों से फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के 6 जिलों में पूर्णिया, अररिया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, कटिहार और शिवहर में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है। जहां रविवार की शाम औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास जिलों में गरज के साथ बारिश और फिर आंधी चलने की संभावना है। जहां औरंगाबाद और सिवान में शाम 6 बजे मेघ गर्जन और फिर वज्रपात का तत्कालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी आपको बता दूं कि ये सोमवार के बारे में बताया गया था। जी हाँ, आपको हम गलती से रविवार के बारे में बता दिए, ये सोमवार के बारे में अपडेट दिया गया था, यानी कि आज के बारे में। जी हाँ, वहीं कल के बारे में बात किया जाए मंगलवार के, तो फिर कल सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और मधुबनी जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ रेखा के रूप में वायुमंडल के शोभ मंडल में स्थित है। दोस्तों, बात करेंगे कि इंसान के अंदर अगर कुछ करने का जुनून हो तो फिर वह चुनौतियों से जूझते हुए अपनी अलग पहचान बना लेता है। जब कुछ ऐसे ही कहानी है बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले उदय सिंह की, जिनकी 31 सालों के संघर्ष की जीवनी पर बायोपिक द लिपस्टिक बॉय बनी है। जी हाँ, बिहार के इतिहास में पहली बार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने किसी बिहारी की जीवनी पर बनी बायोपिक में किरदार निभाया है। जब बिहार दिवस के मौके पर फिल्म द लिपस्टिक बॉय 24 मार्च को पटना के सिनेमा घर में रिलीज होगी। जी हाँ, राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि उदय शुरू से ही नृत्य कला के रूप में रुचि रखता था। स्कूल और कॉलेज के फंक्शन में वह शौक से हिस्सा लेता था। जब घर में भी चोरी चुपके महिला की कॉस्ट्यूम पहनता था। उसकी इन हरकतों पर घर के लोगों और फिर गांव वालों ने भी कई बार फटकार लगाई। इसके बावजूद भी वे पढ़ाई के साथ अपने धुन में मस्त रहता था। जब पढ़ाई करने के बहाने पटना का रुख किया और फिर वहां पढ़ाई से किनारा किया, इसी क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पिछले कई महीनों से अपनी बहाली का इंतजार कर रहे सहायक प्रधान अध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जब पिछले कई महीनों से जिन वजहों से उनकी बहाली पर तलवार लटकती थी, अब इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। जहाँ शिक्षा विभाग ने कहा है कि बिहार में जल्द ही 461 सहायक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर के अब शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी कुल सचिवों को लेटर लिख करके नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। दरअसल 24 फरवरी को पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी, जिसके बाद इसकी बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले निर्वाचन के लिए अब तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। जहां सभी 5 सीटों पर मतदान के लिए करीब 3 लाख बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। बैलेट पेपर की प्रिंटिंग कराने और फिर उसे निर्वाचन क्षेत्र में लाने के लिए पदाधिकारियों की टीम कोलकाता रवाना हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार में कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कम है। जहां उधर गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और फिर सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसके लिए यह माना जा रहा है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रति निर्वाचन क्षेत्र के लिए करीब 20 हज़ार बैलेट पेपर की प्रिंटिंग कराई जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता कर रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद राज के दौरान बिहटा में बियर की फैक्ट्री लगाने वाले बड़े कारोबारी की करोड़ों की संपत्ति तेजस्वी यादव द्वारा लिए जाने का रहस्यमय उद्घाटन किया है। सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि जल्द ही तेजस्वी यादव द्वारा रेलवे में नौकरी के एवज में कई और संपत्ति बनाने से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के शासनकाल में अमित कात्याल की कंपनी ने बिहटा में आइसबर्ग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज बियर फैक्ट्री लगाई थी। जहाँ उसी अमित कात्याल के नाम पर
इन्फोसिस्टम कंपनी बनाई गई और फिर लालू परिवार इस कंपनी का मालिक हो गया। वर्तमान में इस कंपनी के 100% शेयर राबड़ी तेजस्वी के पास है। यह कंपनी का काम केवल जमीन खरीदना है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में एक इन्फोसिस्टम के पास 221 डिसमिल के 21 भूखंड है। सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में मिले साक्ष्य के आधार पर ईडी की एंट्री हुई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पर्यटक शहर राजगीर में 5 सितारा होटल का निर्माण कराया जाएगा, जहां शासन द्वारा इसकी कवायद शुरू कर दिया गया है। इस होटल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शनिवार को ही स्थल चयन के लिए मुआयना और निरीक्षण करना था, लेकिन किसी कारण की वजह से राजगीर नहीं पहुंच सके। इसके कुछ दिन पहले डीएम शशांक शुभांकर द्वारा प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया गया था, जहां उनके द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था। सूत्रों की माने तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा राजगीर में निर्मित होटल तथागत बिहार परिसर में ही 5 सितारा होटल निर्माण का प्रस्ताव है। दोस्तों बात करते हैं कि 22 मार्च को बिहार 111 साल का होने जा रहा है। यह सनातन धर्म में 111 का अंक बहुत ही शुभ माना जाता है, लिहाजा राज्य सरकार भी इस मौके को भुनाने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। जब बिहार दिवस को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है और प्रत्येक विभाग की ओर से कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी है, योजना है। जब बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना के ऐतिहासिक गोलघर और मंगल तालाब परिसर में लेजर शो का आयोजन करने जा रहा है। पटना ही नहीं, बोधगया, वैशाली और राजगीर में 22 से 24 मार्च तक लेजर शो आयोजित करने की योजना है। लेजर शो के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही है। लेजर शो के लिए संबंधित जगहों पर 65 इंच का HD TV लगाया जाएगा और फिर पर्यटकों के बैठने के लिए 100 राउंड टेबल, 100 गार्डन छाता और 1000 कुर्सियां लगाने की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 13वीं किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है। 27 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने 13वीं किस्त के 2000 रुपये डीबीटी के माध्यम से जारी कर दिया है। इस दौरान करीब 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ से अधिक की रकम भेजी गई है, लेकिन लाखों किसान अभी भी 13वीं किस्त से वंचित है। ये किसान सम्मान निधि पाने के हकदार तो हैं, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आजकल 20 दिन बाद भी उन किसानों को सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। यदि आप भी 13वीं किस्त का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो फिर बिना देरी किए पीएम किसान योजना के ऑनलाइन हेल्प डेस्क नंबर पर फोन घुमा सकते हैं। कई बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करते समय जानकारियां गलत भर दी जाती है, या कई बार जानकारियां ठीक होती है, लेकिन बाद में नाम, पता, खाता नंबर, फोन नंबर बदलने पर सही अपडेट मिलने में कठिनाई होती है। हो सकता है आपके खाते में पैसा आ गया हो, लेकिन गलत मोबाइल नंबर की वजह से फोन पर मैसेज नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आप आसानी से अपनी गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हैं, साथ ही अपने लाभार्थी स्टेटस की भी जानकारी ले सकते हैं। तो बता दूं कि अभी भी कई किसानों ने अपनी KYC नहीं करवाई है, जिसकी वजह से सम्मान निधि का पैसा खाते में नहीं पहुंचा है। यदि आप इस स्कीम से जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर अपना लाभार्थी स्टेटस चेक करते रहें। कई बार तकनीकी समस्या के चलते पीएम किसान योजना की किस्तें पहुंचने में दिक्कत हो जाती है, इसमें परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। जब किसान चाहे तो तसल्ली के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अभी कुछ नंबर बताएंगे, आप इन नंबर पर कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं पीएम किसान योजना से जुड़ी हुई। और ये नंबर है 1800-115526। जब फिर से एक बार आपको बता दूं कि 1800-115526, या फिर आप 011-233-81092 यानी कि 011-233-81092 पर कॉल कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉल करके पीएम किसान योजना से जुड़ी हुई हेल्प ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों को छूट देने के ऐलान के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। जब भाजपा ने अल्पसंख्यकों को छूट दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि आखिर सरकार अल्पसंख्यक पर इतनी मेहरबानी क्यों है और हिंदुओं को भी इस तरीके का लाभ मिलना चाहिए। भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि देश में जो सरकार चल रही है उसमें ऐसी मानसिकता के लोग जगह जगह भरे पड़े हैं और धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ये कोशिश करते रहे हैं कि सामाजिक सद्भाव बना रहे और फिर इसके लिए जो भी उचित होगा
वे उसको करते हैं। इसी सोच के तहत सरकार ने अल्पसंख्यकों को रमजान के मौके पर छूट देने का फैसला किया है। भाजपा के लोगों को हर चीज में बस धर्म ही दिखता है। ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार इन दिनों Y+ और Z+ की सुरक्षा रेवड़ी की तरह बांट रही है। नतीजा है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है जो फर्जी लोग हैं। उन्होंने बिहार में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को हाल के दिनों में उपलब्ध कराई गई Z और Y श्रेणी की सुरक्षा पर कटाक्ष किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में IT पॉलिसी लागू की जाएगी। इससे बेरोजगार युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। प्रथम चरण में 4 लाख स्किल्ड युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये बातें मैं नहीं बल्कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूर ने कही है। उन्होंने कहा है कि IT पॉलिसी के तहत पटना में डाक बंगला चौराहे पर IT टॉपर और फिर कई अन्य जगहों पर IT पार्क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार बेटियों की शिक्षा को लेकर के सजग है। जब पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को अत्याधुनिक किया जा रहा है। उन्होंने 44 चयनित छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में जमीन खरीदने का सपना देख रहे हैं तो फिर जल्द से जल्द जमीन की रजिस्ट्री करवा लें। बताया जा रहा है कि अप्रैल से जमीन का सर्किल दर बढ़ने वाला है। इसके बाद बिहार में खरीद और बिक्री भी महंगा हो जाएगा। जमीन खरीद बिक्री महंगा हो जाएगा। जिला निबंधन कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक पटना में जमीन की सर्किल रेट में 32% तो फिर फ्लैट की सर्किल रेट में 44% की वृद्धि का प्रस्ताव है। जब प्रस्ताव के अनुसार पटना में सबसे महंगी जमीन की खरीद बिक्री राजा बाजार और बोरिंग कैनाल रोड में होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि देर रात 11 बजे पटना में झमाझम बारिश हुई है। लगभग आधे घंटे तक होने वाली ये बारिश इतनी तेज थी कि इससे सड़कों पर पानी भी लग गया। रात 11:30 बजे के बाद बारिश की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन रात 12 बजे तक राजधानी के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होती रही। बेमौसम की इस बारिश से देर रात घर लौटने वाले लोगों को परेशानी भी हुई और फिर कई उसमें भीगते हुए घर पहुंचे। हालांकि इससे शहर का तापमान नीचे गिरा और फिर बीते 2-3 दिनों से तेज गर्मी से परेशान लोगों ने राहत महसूस की है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर भारत में दिल्ली समेत कई जगहों पर ओले गिरे हैं या फिर गिरने की संभावना है। जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फिर NCR में दोपहर हुई बारिश ने मौसम का रुख ही बदल दिया है। जहाँ यहाँ ओले गिरे और फिर आधे घंटे से ज़्यादा गिरते रहे। तो ऐसे में क्या आपको मालूम है कि आसमान से बारिश के साथ ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े क्यों गिरते हैं? इसके आसमान में बनने और गिरने की वजह कुछ तो होती होगी। आमतौर पर साल भर में ओलों की बारिश 3 से 4 या फिर अधिक बार देखने को मिल जाती है। हालांकि ये अक्सर कृषि के क्षेत्र के लिए आफत बन जाती है, तैयार फसलों को बर्बाद कर देती है। अगर मौसम के बदलाव के तौर पर देखें तो फिर ये तापमान को गिराने वाली साबित होती है। अक्सर लोग तब हैरान हो जाते हैं जबकि मौसम गर्मी का होता है और फिर आसमान से ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या होती है इसकी वजह, गिरने की वजह। बात करते हैं कि जब नदियों और फिर समुद्र से पानी भाप बनकर के ऊपर उठता है तो फिर नियमित प्रक्रिया में ये बादल बनते हैं। ये बादल ही जब सघन होने लगते हैं तो फिर बारिश के तौर पर पानी बरसना शुरू कर देते हैं। हालांकि काफ़ी हद तक बारिश हवा की गति, दबाव और फिर तापमान पर भी निर्भर करती है। आप जैसे जैसे आसमान पर ऊपर जाते हैं वहाँ का तापमान कम हो जाता है। या 3 किलोमीटर ऊपर आसमान का तापमान 0 या फिर उससे कम होने लगता है, तब वहाँ पहुँचने वाले बादल या फिर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमने लगती है। जब छोटे छोटे बर्फ़ों के बिंदुओं में रूपांतरित होती है तो फिर इनके संपर्क में आने वाला और पानी भी बर्फ बनने लगता है। इनका आकार गोल हो जाता है। जैसे ही इन गोल टुकड़ों का वजन ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये नीचे गिरने लगते हैं। हालांकि नीचे गिरने वाले ओले जब आसमान में ऊपर होते हैं तो फिर इनका आकार और बड़ा होता है, लेकिन नीचे आते आते ये छोटे छोटे हो जाते हैं। लेकिन कई बार ओलों में काफ़ी बड़े टुकड़े भी गिरने की घटनाएं हो चुकी है। 23 जुलाई 2010 अमेरिका के साउथ डोकोटा में जो ओलावृष्टि हुई वह भयावह थी। इसमें 7.57 यानी कि 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले ओले के टुकड़े गिरे, जिनका वजन 1 किलो से भी कुछ कम था। आपको बता दूं कि इस बर्फ के गोले को यानी कि ओले को इंग्लिश में हेल स्टॉर्म कहा जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू परिवार की पर ईडी की कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव गर्भवती है। इस बात की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई थी। इस दौरान ईडी की पूछताछ को लेकर के बिहार में खूब बयानबाजी भी हुई थी। सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार तेजस्वी यादव को लड़की हुई है। यह सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा इतनी तेज हो गई कि इस मुद्दे पर आरजेडी के से एमएलसी सुनील कुमार सिंह को फेसबुक पर पोस्ट करना पड़ा। जी हाँ, आरजेडी से एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने लिखा है कि सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी भी अद्भुत और कमाल की चीज होती है। इस देश में यदि गणेश जी को दूध पीने जैसे भी अफवाह फैलाना हो तो सोशल मीडिया से बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती है, जिसका बेजा इस्तेमाल विश्व गुरु की पार्टी तो करती ही रहती है। भला बताइए कि जिसके घर में नए अतिथि का आगमन होना है, जब उनके पिताश्री को ही पता नहीं है कि मैं किसी बच्चे का बाप बन गया हूँ। आपको बता दूं कि राजश्री यादव गर्भवती है और फिर काफ़ी समय से वे दिल्ली में ही हैं। यह कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव उनसे मिलने दिल्ली गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में ही राजश्री यादव की डिलीवरी होने वाली है। जब वही कुछ दिन पहले सूत्रों से जानकारी मिली थी कि ईडी के छापे के बाद तेजस्वी यादव ने पत्नी राजश्री को दिल्ली के किसी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। ईडी द्वारा लंबी रेड और फिर राजश्री से पूछताछ के बाद बीपी की समस्या के कारण वह बेहोश हो गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों से दूसरे जिलों और फिर दूसरे जिलों से के लिए बसों का परिचालन सुगम बनाने को लेकर के व्यापक रूप में एक पॉलिसी तैयार हो रही है। परिवहन विभाग ने तय किया है कि अगले 5 सालों में हर जिला से राज्य या फिर राज्य से बाहर जाने वाले लोगों को बस सुविधा सहज तरीके से मिल सके। इसके लिए 2000 से भी अधिक बसों का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय स्तर पर इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसके बाद सभी डीटीओ से रिपोर्ट मांगा गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहा प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कमर्शियल डीजल पैसेंजर गाड़ियों के लिए परिचालन पर रोक लगाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। जब सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत अनुदान देने की नीति भी बनाई है। जब वही पैसेंजर गाड़ियों को सीएनजी और फिर पेट्रोल में बदलने को लेकर के राज्य के सभी जिलों में डीटीओ कार्यालय अभियान भी चला रहा है, ताकि पैसेंजर गाड़ियों को सीएनजी में बदल करके प्रदूषण को कम करने में चालक मदद करे। परिवहन विभाग के निर्देश पर तत्काल पटना नगर क्षेत्र, दानापुर, खगोल और फिर फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा के अंदर 15 साल पुरानी डीजल बसों और फिर ऑटो का परिचालन बंद है। वहीं सरकारी गाड़ी जो कि डीजल से चल रही थी उसे भी बंद कर दिया गया है। जब विभाग की ओर से डीजल गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगाने को लेकर के समीक्षा हो रही है, जहां हालांकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार में जदयू के मंत्री इन दिनों लगातार केंद्र सरकार पर बिहार को मदद नहीं देने और पैसे रोकने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तारीफ कर दी है। जी हां, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि केंद्र तेज गति से काम कर रहा है, जिससे बिहार की सड़कें सुधर रही है। जब बिहार के डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार से बिहार के 5 नेशनल हाईवे का काम जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। पत्र की शुरुआत ही केंद्र सरकार की तारीफ से की हुई है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तेज गति से किए जा रहे कार्यों के फलस्वरूप राज्य की सड़क संरचना राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित हो रही है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार के तेज गति से काम के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा बनाए जा रहे कुछ रूट का काम काफ़ी धीमा है, जहाँ इससे आम लोगों को कठिनाई हो रही है। जहाँ उन्होंने नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि वे अपने अधिकारियों को उन नेशनल हाईवे का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि बिहार का राज्यपाल बनकर के आए मुझे 1 महीना हो चुका है। मैं राजभवन में मस्ती करने नहीं आया हूं। मैं चाहूं तो राजभवन के प्राकृतिक सौंदर्य और फिर शानदार लॉन में आराम कर सकता हूं। राजभवन में स्विमिंग पूल भी बन रहा है। मैं तैरना भी सीखूंगा, मगर मैं यहाँ इन सभी काम के लिए नहीं आया हूँ। सीनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि ये सब काम मैं अपने घर में भी कर सकता था। मुझे आपके साथ मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये कार्य हमें मिलकर के करना है। राज्यपाल ने कहा है कि 1 महीने में करीब 400 लोग मुझे मिले हैं। मैं चाहता हूं कि लोग आकर के मुझसे मिलें और अपनी शिकायत हमें बताएं। 1 महीने के दौरान मिलने वाले लोगों में से 90% लोग ने
लोगों ने प्रदेश की शिक्षा के बारे में चिंता जताई है। मुझे लोगों ने शिक्षा के कई उदाहरण दिए हैं और अपनी बातें रखी है। जो आज तक जो भी हुआ उसे भूल जाइए, आज से हम नई पहल करेंगे और फिर नया कदम उठाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि ईडी लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सहयोगियों के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। इसको लेकर के बिहार में भाजपा के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के परिवार वालों पर छापेमारी से सीएम नीतीश कुमार खुश हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद की ओर से तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का जो दबाव था वह अब खत्म हो जाएगा। वे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाएं और इसीलिए कह रहे हैं कि सीबीआई तेजी से जांच करें। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली में लालू प्रसाद के बेटे और फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव की 3 बेटियों और फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ठिकानों समेत 20 से अधिक परिसरों पर छापा मारा है। दोस्तों एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। सीमांचल में 2 दिवसीय दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। ओवैसी ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बिहार के हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सीमांचल दौरे के पहले दिन ओवैसी ने यह कहकर के महागठबंधन दलों की धड़कनें बढ़ा दी है कि उनसे गलती हुई है कि वे सिर्फ सीमांचल तक ही सीमित होकर के रह गए थे, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल में वे हमेशा से चुनाव लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन अब बिहार के हर जिले हिस्से में जाएंगे और हर सीट से चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि इंसाफ का मामला है। ओवैसी के द्वारा बिहार के अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से राजद और जदयू के माथे पर बल पड़ने लगा है। दरअसल ओवैसी की पार्टी का मुख्य जनाधार अल्पसंख्यक वोटरों को माना जाता है, जिस पर अभी तक बिहार में राजद और जेडीयू अपने पाले में रखती आई है। जानकारों का मानना है कि अगर ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा और फिर लोकसभा के चुनाव में सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो इसका सीधा सा नुकसान महागठबंधन को होगा। कारण है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अल्पसंख्यक वोटों में से सेंधमारी करेगी, यानी कि मुसलमानों की वोट अपने पाले में कर लेगी, जिससे सीधा सा नुकसान महागठबंधन को होना तय है। इसका उदाहरण अभी हाल ही में हुए गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान दिखा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की उम्मीदवार ने करीब 25,000 वोट अपने पाले में कर लिए हैं, जिससे राजद प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर यही ट्रेंड आगामी विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में रहा तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कारण महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर इसका सीधा लाभ भाजपा नीति एनडीए उम्मीदवार को मिल सकता है। यही कारण है कि ओवैसी के ऐलान ने महागठबंधन के नेताओं की परेशानी को बढ़ा दी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।